हेलो एंड वेलकम टू श्रीविज। मैं गोपाल तिवारी आप सबका श्रीविज के परिवार में आप सबका स्वागत है। स्टैटिक जीके का ये पार्ट सेट 10 है और मैं ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। मेरा नाम है गोपाल तिवारी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के स्टैटिक जीके सेट 10। और ये वीडियो यूजफुल होगा एसएससी सीएचएसएल या कोई भी अन्य एग्जाम, स्टेट एग्जाम, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीएससी या जहाँ पर भी स्टैटिक जीके वहाँ पर एक पार्ट होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये जो भी इसमें क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें और साथ ही साथ वीडियो को जरूर लाइक करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव है वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है एंटोनियो गुटरेस। तो ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। फिर कोफी अन्ना जिनका देहांत लगा 2018 में हो गया था, तो ये इनका संबंध किस देश से है? बुरुंडी से है, इक्वाडोर से है, घाना से है, उरुग्वे से है। तो किस देश से इनका जो संबंध है वो किस देश से है? तो आइए आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा घाना। घाना की कैपिटल क्या है? घाना की कैपिटल है एक्रा। तो एक्रा एक्रा या घाना से इन कॉफी अन्नान का संबंध है और ये वहाँ के एक प्रसिद्ध समाज सेवक भी रहे हो। और पूर्व में ये पूर्व संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव और महासचिव का पद संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे बड़ा होता है। वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस के पास ये है जो कि पुर्तगाल से आते हैं। इसके अलावा घाना की जो कैपिटल पता बताइए आपको अक्रा है, बुरुंडी की है गेजेटा गेटेगा और इक्वाडोर की है क्विटो और उरुग्वे की है मोंटेविडियो इसकी कैपिटल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका जो होती है, जंतु कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य का जो सर्वप्रमुख अजैविक घटक है। अजैविक घटक क्या होता है? जो जो बॉडी में कहीं ना कहीं जो जैविक रूप से जैसे पानी है, पानी वायुमंडल में पाया जाता है और ये एक जैविक घटक है। लोहा भी एक जैविक घटक है। सोडियम पोटेशियम लवण भी एक जैविक घटक है। लेकिन फॉस्फोट जो जीव द्रव्य के अंतर्गत आता है वो एक अजैविक घटक है। अजैविक घटक इसमें कौन सा हो जाएगा? तो फॉस्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अजैविक घटक है एक फॉस्फेट जो कि जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और ये पूर्ण रूप से अजैविक घटक है। उनमें ये कहीं ना कहीं डिग्रेड नहीं होता है, जबकि लोहा, पानी और सोडियम वगैरह ये सब डिग्रेडेबल हैं। नेक्स्ट है तो मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला, ये कहाँ के नवाब थे? लखनऊ के थे, वाराणसी के थे, हैदराबाद के थे, बंगाल के थे। तो ये कहाँ के नवाब थे? ये पहले नवाब हुआ करते थे और ये तीनों के तीनों थे बंगाल के नवाब और इन तीनों को अंग्रेजों ने हरा दिया था। और अलीवर्दी खां के बाद बने थे सिराजुद्दौला, उसके बाद कहीं जाकर के बने थे मुर्शिद अली खां, काफ़ी बाद में जाकर के बने थे। तो सिराजुद्दौला 1757 में जब ये प्लासी का युद्ध हार गए उसके बाद बंगाल में कहीं ना कहीं अंग्रेजों का शासन एक तरीके से स्थापित हो गया और मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया गया। तो ये लाइन से मुर्शिद अली खां के बाद बने थे अलीवर्दी खां और फिर बने थे सिराजुद्दौला। ये बंगाल के नवाब वन बाय वन बने हुए थे। चलिए नेक्स्ट। तो अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। तो प्रोजेक्ट टाइगर इनमें टाइगरों को संरक्षण देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था, क्योंकि लगातार जो टाइगर्स की संख्या है वो भारत देश में लगातार घट रही थी। इसी को देखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत में लाया गया था। और सबसे पहले ये कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो सबसे पहले भारत के जो पहला नेशनल पार्क है कहाँ पर है? उत्तराखंड में जो स्थित है। उत्तराखंड में कौन सा स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे पहले आया था। किस वर्ष आया था? तो ये आया था 1973 में। ये कहीं ना कहीं जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में उसमें सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1973 में ही, वहीं से इसकी स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अन्य जो जो नेशनल पार्क्स और जो सेंचुरी हैं उनमें ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत उनको लाया गया था और वहाँ पर शेरों को कहीं नहीं कंजर्व करने की कोशिश भी की गई थी। और जिसके बाद भारत में शेरों की संख्या लगातार, जो टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ी थी। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश को कैपिटल ऑफ टाइगर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर शेरों की संख्या वर्तमान में सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा शेरों की जो संख्या बढ़ाई गई थी वो वहीं पर बढ़ाई गई थी। और इसके अलावा गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है वहाँ पर भी शेरों की संख्या अत्यधिक देखने को हमें मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो निर्मित हुआ था प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? मैं यहाँ पर सुपर कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। तो कौन सा हुआ था? अखिल हुआ। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा? तो पहला सुपर कंप्यूटर तो परम है जो कि सीडैक पुणे में बनाया गया था। और अब बात करते हैं प्रथम कंप्यूटर की। तो प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? अखिल है, महावीर है, सिद्धार्थ है, चैतन्य है। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर देखने को मिलता है? तो इसमें जो प्रथम कंप्यूटर देखने को मिलता है वो है सिद्धार्थ का प्रथम कंप्यूटर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट। नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी उनके नए कितने दिनों तक पैदल चले थे? तो नमक सत्याग्रह क्या था कि अंग्रेजों के साथ जब नमक पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया था, तो इसके बाद गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह
के लिए दांडी मार्च किया गया था। तो ये 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक ये चला था, तो लगभग ये 24 दिनों तक चला था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 24 डेज तक ये चला था। और उनके अनुयायी लगभग 24 दिनों तक जो साबरमती से लेकर के कच्छ तक पूरी की पूरी उन्होंने पैदल यात्रा की थी। और कच्छ में कौन सी जगह थी, दांडी नामक स्थान पर आकर के ये पूरा का पूरा जो पैदल मार्च है वो खत्म हुआ था। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक के बीच में ये चला था और लगभग 24 दिन इसमें अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, तो इनमें से कौन सा एक कीट है। बाकी सब इनमें से चारों मछलियों की प्रजाति है, लेकिन इनमें से एक कीट आता है, इनमें एक मछली प्रजाति नहीं मानी जाती, मेमल्स नहीं माने जाते, उनको एक कीट माना जाता है। तो कौन सी सिल्वर फिश है, आरा फिश है, टूना फिश है या तारा फिश है। तो ये चारों के चारों एक मछली मानी जाती है, लेकिन इनमें से एक कीट है। कौन सा कीट है, तो वो सिल्वर मछली है, जिसको एक कीट की संज्ञा, इंसेक्ट की संज्ञा दी गई है। वो एक मछली नहीं है। सिल्वर अगर क्वेश्चन आ जाए सिल्वर क्या है, तो वो मछली नहीं है बल्कि एक कीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था क्या है। तो कौन सी अवस्था है, ठोस है, द्रव है, प्लाज्मा है। तो ये प्लाज्मा इसकी चौथी अवस्था की पांचवी अवस्था भी मानी गई है, जो कि है बॉस आइंस्टीन संगठन है। ये कहीं ना कहीं बॉस और आइंस्टीन के द्वारा इसका कहीं ना कहीं खोज की गई थी, और इसको पदार्थ की पांचवी या नवीनतम अवस्था भी माना गया है। जबकि चौथी अवस्था क्या है, चौथी अवस्था माना जाता है प्लाज्मा, इसकी चौथी अवस्था को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो भारत का जो सबसे ऊंचा हॉकी का मैदान है, तो वो कहाँ पर देखने को मिलता है, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या मध्य प्रदेश में। तो सबसे ऊंचा मैदान कहाँ देखने को मिलता है, तो ये मिलता है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नामक स्थान पर ये देखने को मिलता है, जो कि क्रिकेट स्टेडियम भी और हॉकी का मैदान भी दोनों वहाँ पर बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, उक्त कथन किसका है। अर्चना शर्मा का है, कल्पना चावला का है, सतीश धवन का है या विक्रम साराभाई का है। तो मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, ये कथन दिया गया था कल्पना चावला जी के द्वारा दिया गया था, जो कि 2003-4 में जो कोलंबिया शटल था उनमें उनकी मृत्यु हो गई थी। इससे पहले इन्होंने जब ये भारत की तरफ से नहीं, अमेरिका की तरफ से की नासा से जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला भी कहीं ना कहीं है। इसके बाद सुनीता विलियम्स भी बनी, और भारत की जो प्रथम नागरिक है जो विदेश में कहीं ना कहीं है वो है राकेश शर्मा, जबकि महिला बनी थी कल्पना चावला, भारत की मूल की प्रथम महिला थी। तो ये वहाँ पर गई तो उन्होंने एक बात बोला था कि मैं आकाशगंगा की नागरिक बन गई हूँ। और 2004 में उनकी डेथ हो गई थी, कोलंबिया शटल क्रैश कर गया था, इसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट, तो प्रथम भारी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, भारी पानी को तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोला जाता है। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया है, तो ये स्थापित किया गया है पंजाब के नांगल में स्थापित किया गया, और इसको 1962 में स्थापित किया गया था। और ये भारत का पहला भारी पानी जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, सिंगापुर में, थाईलैंड में, ब्रिटेन में, इटली में। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, ये स्थापना की गई थी सिंगापुर में, और इसमें सुभाष चंद्र बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। और ये उनके संस्थापक भी माने जाते हैं, कैप्टन मोहन सिंह और कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस। और कहीं ना कहीं इसको बाद में जो टेक ओवर कर लिया गया था उसको कर लिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, इसको टेक ओवर पूरी की पूरी आज़ाद हिंद फौज को टेक ओवर कर लिया गया था। तो इसकी स्थापना सिंगापुर में हुई थी और 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, और बाद में इन्होंने थाईलैंड पे भी कहीं ना कहीं थाईलैंड में काम किया, सिंगापुर में काम किया, म्यांमार में काम किया, और कहीं ना कहीं पूर्व और जो मणिपुर वगैरह को जीत लिया था। इसके बाद में इनकी हार हो गई थी। चलिए, वो एक अलग कंसेप्ट है। 1944 में जब कोयना वॉर हुई थी उसमें सिंगापुर जो आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कर रहे थे 1944 में, तो वहाँ पर इनको हार मिली थी कोयना में, जो कि कोहिमा में, जो कि नागालैंड की कैपिटल भी है। चलिए नेक्स्ट, जिम्नास्टिक के विश्व कप, जो जिम्नास्टिक लोगों का विश्व कप होता है, तो उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। दीपक कर्माकर है, मौलिज्म है, रूबी पारस्कर है, डोली चटर्जी है। ये तीनों रिटायर हो गए हैं, वर्तमान में अभी भी एक्टिव हैं, और इन्हीं के द्वारा ये पूरा पुरस्कार जीता गया। दीपक कर्माकर ने वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शैलकृत बौद्ध गुफाएं होती हैं, जो मतलब जिसमें शैलों से कहीं ना कहीं जो शैलों की होती हैं, जो बौद्ध गुफाओं को क्या कहा जाता है, तो मंदिर कहा जाता है, एकाश्मक रथ मंदिर कहा जाता है, चैत्य ग्रह कहा जाता है, स्तूप कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है चैत्य ग्रह। इनको कहा जाता है यहाँ पर अपने चैत्य की, मतलब एक चित्त की, कहीं ना कहीं चित्त जहाँ पर अपना शांत हो जाता है, तो उसको चित्त ग्रह कहा जाता है। और बौद्ध गुफाओं को कहीं ना कहीं चैत्य ग्रह भी कहा जाता है। जबकि मंदिर हिंदू धर्म में कहा जाता है। तो स्तूप, जब कोई व्यक्ति मर जाता है
तो उसके लिए स्तूपों का निर्माण करवाया जाता है और उनमें कुछ लेख लिखे जाते हैं जो कि उससे रिलेटेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर, पुणे में है, मुंबई में है, बेंगलुरु में है या हैदराबाद में? तो ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है इन चारों में से? तो ये चारों में से स्थित है बेंगलुरु में। आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल बार बार बेंगलोर जाते हैं, तो बेंगलोर में ये इसी सेंटर में जाते हैं अपनी नेचुरोपैथी के द्वारा, नेचुरोपैथी और योग के द्वारा अपने जो बीमारी, उनकी डायबिटीज़ की बीमारी लंबे से चली आ रही है उसको ठीक करने के लिए वो बेंगलोर में आता है। तो आप ऐसे याद रखिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी कहाँ पर है? तो ये बेंगलोर में, क्योंकि बेंगलोर में अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने वर्तमान में जो वहाँ पे सरकार चल रही है वहाँ पर धमाकेदार जीत दोबारा दर्ज की और 62 सीटें दोबारा लाए भी हैं कहीं ना कहीं। चलिए नेक्स्ट, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम नाइट्रेट है या सोडियम नाइट्राइड है या सोडियम नाइट्रेट है? तो खाने के सोडा को क्या कहा जाता है? तो खाने के सोडा को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है और इसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है, जबकि धोने का सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। चलिए, और जो नमक होता है उसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में जो कौन सबसे जो फोटोग्राफी अब करते हैं, जो फोटो फ्रेम बनाते हैं, तो उस पर जो चित्र ऊपर अगर आता है जो उसमें स्याही उपयोग की जाती है, फिर इसको कहीं ना कहीं वॉश करने के लिए रख दिया जाता है। तो वॉश करने के लिए क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं सिल्वर ब्रोमाइड आ जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड एक हानिकारक तत्व है, अगर वो किसी लग जाए तो जब तक वो सूख नहीं जाता है, पूरी तरह से इससे हट नहीं जाता है, तब तक उसको धोने के लिए रखा जाता है और बाद में इसको पॉलिश भी की जाती है। तो सिल्वर ब्रोमाइड में का उसे फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट निम्न में से सबसे अधिक श्यानता किस में होती है? तो अल्कोहल में होती है, पानी में होती है, शहद में होती है, गैसोलीन में होती है? पहले इसका आंसर देख लेते हैं फिर इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अधिक जो श्यानता होती है वो शहद में होती है। अब आपने देखा होगा कि शहद का एक बूंद लीजिए और अल्कोहल, पानी और गैसोलीन की एक बूंद लीजिए, इनमें सबसे गाढ़ा कौन सा है? गैसोलीन है। तो गैसोलीन भी हालांकि इतना गाढ़ा नहीं है इतना कि शहद है, तो गैसोलीन की, और फिर इनको एक ऊंचाई से ढकेलिए तो गैसोलीन जब जल्दी नीचे आ जाएगा कंपेयर टू ये यहीं तक आ पाएगा, क्योंकि इसमें अधिक श्यानता होती है। ये अपनी जो स्थिति होती है उसमें परिवर्तन का ये लगातार विरोध करता है, जिसमें जितनी ज़्यादा श्यानता होती है वो उतना ही ज़्यादा विरोध करने में सक्षम होता है। जबकि पानी में श्यानता काफ़ी कम पाई जाती है, इसका पृष्ठ तनाव कम होता है और ये जल्दी बह जाता है। जबकि अगर पेट्रोल या मिट्टी का तेल लें तो इसकी श्यानता और कम होती है और ये और जल्दी नीचे आ जाएगा। इसलिए सबसे अधिक जो श्यानता है वो अपनी अवस्था का विरोध करेगा और वो वहीं पर स्टेबल भी बना रहेगा और वो अपनी स्टेबिलिटी चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें उतनी ही ज़्यादा श्यानता है और वो उसमें ज़्यादा गाढ़ापन, जो आप सीधे समझ लो जितना ज़्यादा गाढ़ापन है उसमें उतनी ही ज़्यादा अधिक श्यानता पाई जाती है। विस्कोसिटी उसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, मैथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? जो मीथेन गैस का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तो वो कौन सा क्षेत्र है? गेहूं का खेत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, धान का खेत करता है, कपास का खेत करता है, मूंगफली का खेत करता है। तो किसके द्वारा सबसे ज़्यादा जो मीथेन गैस किसके ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है? तो वो प्रोड्यूस की जाती है कहीं ना कहीं धान के खेत के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। तो धान का खेत हो, कोयले का खेत हो या फिर पशु वार्तगाड़ हो, या ये मीथेन के उत्सर्जक एवं मानवीय स्रोत हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पशु जो प्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा जो आर्द्र भूमि होती है और समुद्र होता है वो भी मीथेन के एक कहीं ना कहीं नेचुरल सोर्सेज हैं। जबकि धान का खेत हुआ, कोयले की खदानें हुई, पशु जहाँ चरते वगैरह है तो वो क्षेत्र हुए, वो एक कहीं ना कहीं मीथेन के जो कि मानवीय स्रोत के रूप में देखे जा सकते हैं, जबकि भूमि और समुद्र कहीं ना कहीं नेचुरल सोर्सेज हैं। चलिए नेक्स्ट, तो भारत का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो कहाँ पर इसको स्थापित किया गया है? और इसको स्थापित किया गया है, इसको स्थापित किया गया है मुंबई शहर में इसको स्थापित किया गया है, क्योंकि मुंबई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं हब, जिसको बेंगलोर और मुंबई माने जाते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए इसको मुंबई में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तो अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? क्यात है, एन है, युआन है या पेसो है? तो अर्जेंटीना की मुद्रा क्या देखने को मिलती है? अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसकी कैपिटल हो जाएगी ब्यूनस एयर्स, इसकी कैपिटल हो जाती है। तो अर्जेंटीना की हमें मुद्रा देखने को मिलती है तो वो मुद्रा है पेसो। पेसो इसको मुद्रा में देखने को मिलती है। इसके अलावा युआन चाइना की मुद्रा है, एन जापान की मुद्रा है और क्यात कहाँ की मुद्रा है? क्यान भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की मुद्रा है, जिसकी राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी नेपिताओ देखने को मिलती है। नेक्स्ट, कार के इंजन में जो नॉकिंग होती है
तो उससे बचने के लिए किसका प्रयोग किया था? एथिल अल्कोहल का, ब्यूटेन का, लेड या लेड टेट्रा एथिल का, या श्वेत पेट्रोल का। श्वेत पेट्रोल का यूज जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं उनमें किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेड टेट्रा एथिल का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो इंजन होता है उसकी नॉकिंग से बचने के लिए इसको पेट्रोल में मिलाया जाता है, जिससे नॉकिंग नहीं होती है इंजन में। नॉकिंग मतलब होता है कि जो इंजन आवाज़ करने लगता है ना, तो वो आवाज़ को काफ़ी हद तक कम कर देता है। लेड टेट्रा एथिल को मिला दिया जाता है, तो उसमें नॉकिंग को कम हो जाती है कार के इंजन की। चलिए बात करते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए देखते हैं जो भारी वाहन होता है उनमें डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है। इससे अधिक माइलेज आता है, बिल्कुल डीजल से अधिक माइलेज आता है, और इंजन की सुरक्षा बनी रहती है। अब ये पता नहीं, क्योंकि अगर डीजल से इंजन की सुरक्षा बनेगी तो फिर पेट्रोल का इंसान उपयोग ही क्यों करेगा। खर्च कम होता है, बिल्कुल सही बात है। ईंधन की बचत होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोनों एक ही चीज़, अगर कम खर्च होगा तो ईंधन की बचत ऑब्वियसली होगी ही, तो ये कोई कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। उच्च क्षमता और आर्थिक बचत बिल्कुल हो सकती है। पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होने के कारण काफ़ी हद तक ठीक मान सकते हैं इसको। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि जो भारी वाहन होते हैं और जो भारी वाहन होते हैं उनमें सामान ज़्यादा लोड किया जाता है, तो पेट्रोल उनको खींचने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं होता। इसीलिए इसमें जो क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक होती है, और आर्थिक बचत भी इसमें से देखने को कहीं ना कहीं हमें मिलती है, क्योंकि डीजल पे सरकार टैक्स कम लगाती है और पेट्रोल पर ज़्यादा लगाती है। इसके अलावा जो उसकी खींचने की जो ताकत है उसका एवरेज भी ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं। जो कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया था? फुलर ने किया था, आइजीमान ने किया था, फैराडे ने किया था, रमन ने किया था। तो रमन के द्वारा क्या किया? रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आइजीमान। आइजीमान के द्वारा कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किया गया है। और रमन प्रभाव के कारण 1929 में 1929 में कोई खोज की थी रमन प्रभाव की। 1930 में उनको फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कामरूप एक प्राचीन नाम है? कामरूप किस राज्य में एक प्राचीन नाम के रूप में देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है हमें असम राज्य में देखने को मिलता है, और असम की कैपिटल हो जाती है दिसपुर। तो असम राज्य में एक कामरूप और यहाँ पर एक कामाख्या टेम्पल भी देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड माइन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, यहाँ पर सोने के भंडार भी देखने को मिलते हैं, कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी देखने को मिलती है। और बिहार में जो गंगा नदी है, गंगा नदी काफ़ी बड़े क्षेत्र में देखने को मिलती है, और इसी का एक जगह है गया, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और इसी में आता है लुम्बिनी। और कर्नाटक की कैपिटल हो जाती है क्या? कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु, जबकि राजस्थान की जयपुर, और बिहार की कैपिटल हो जाती है पटना, जिसको प्राचीन में पाटलिपुत्र भी कहा जाता है, जिसको उदयन ने बसाया था। चलिए नेक्स्ट, और अगर पूछा जाए तो शंकर रूप का जो एक काफ़ी पुराने एक अध्यात्म से संबंधित रहे हैं, तो शंकर रूप का संबंध भी असम से है। इसके अलावा यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है बिहू, यहाँ का शास्त्रीय नृत्य भी है। और यहाँ पर एक जो नेशनल पार्क है काजीरंगा, जो नेशनल पार्क है वो भी यहीं देखने को हमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट, गांधी जी की अध्यक्षता में कौन सा एकमात्र अधिवेशन आयोजित हुआ था? जो गांधी जी ने जिसकी अध्यक्षता की थी, तो गांधी जी ने किस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो गांधी जी ने के सम्मेलन के 1924 का जो बेलगांव सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा जो कोलकाता में 2 अधिवेशन हुए हैं 1906 में और 1886 में, इसमें जो कोलकाता में लगभग 4-5 अधिवेशन हुए हैं, जिनमें 1886 में भी हुआ है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। तो 1906 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसके अलावा 1917 में भी यहीं पर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भारत की जो प्रथम महिला कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता थी एनी बेसेंट, उन्होंने भी यहीं पर कहीं ना कहीं अध्यक्षता की थी। इसके अलावा प्रसिद्ध लखनऊ का जो 1916 का अधिवेशन है, जिसमें गर्मपंथी और नरमपंथी आपस में मिल गए थे, जो कि 1907 में सूरत में जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो स्प्लिट हो गए थे। इसके अलावा मुस्लिम लीग और कांग्रेस से भी 1916 में ही कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गांधी जी का जो सर्वोदय है तो उससे क्या तात्पर्य है? तो गांधी जी का सर्वोदय से तात्पर्य है तो अहिंसा से है। बिल्कुल, गांधी जी अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे, लेकिन इसका क्या सर्वोदय से कनेक्शन है आइए बाद में देखेंगे। अछूतों और दलितों का उत्थान, बिल्कुल गांधी जी ने काफ़ी हद तक दलितों और अछूतों का उत्थान भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नई समाज का सृजन है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सत्याग्रह, जो कि गांधी जी का प्रमुख हथियार था। तो अब आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नई समाज की, जिसमें सबका उदय हो, सर्वोदय अर्थात सबका उदय। तो सबका उदय पर आधारित ये कहीं ना कहीं समाजवाद से प्रेरित है, मूल सिद्धांत थे जो कि समाजवाद से प्रेरित थे।
हालांकि ये जो चारों कंसेप्ट हैं पूरे के पूरे तौर पर गांधी जी की देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सर्वोदय पर आगे जाकर के विनोबा भावे ने काफ़ी ज़्यादा काम किया, जेपी ने काफ़ी ज़्यादा काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी का ने भी इस पर काम को देखने को हमें दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है कि मूल्य वर्धित कर सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। ये क्या है, वैट है जो 2005 में आया था। ये वैट देखने को मिलता है जो कि 2005 में आया था। सॉरी ये टी हो गया, ये LS है। तो हाँ, तो सबसे पहले ये किस राज्य में लागू किया गया था, तो ये सबसे पहले राज्य में किस राज्य में, तो ये सबसे पहले लागू किया गया था, ये हरियाणा में सबसे पहले लागू किया गया था। जबकि 2017 में आया था वो असम में सबसे पहले जो GST आया था वो सबसे पहले असम राज्य ने लागू किया था अपने यहाँ पर। और जबकि और सबसे बाद में किसके द्वारा, सबसे ज़्यादा बाद इसने सबसे पहले किया था और सबसे बाद में जो लागू किया गया वो कहाँ पर लागू किया गया, सबसे बाद में लागू किया गया 1 जुलाई में तो पूरे भारत में लागू हो गया था, लेकिन सबसे पहले अपनाने वाला राज्य था वो था असम, और सबसे आखिरी में 8 जुलाई को अपनाने वाला था कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर। तो वैट की बात करते हैं तो वैट सबसे पहले हरियाणा में लागू हुआ था जो कि 2005 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, भारत में जो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत का उपराष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, इनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्न में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, केटू गॉर्डबेन, कंचनजंगा, हिंदुकुश पर्वत और नंदा देवी। तो वैसे पूछा ये गया है सबसे ऊंची चोटी हमें माउंट एवरेस्ट देखने को मिलती है, लेकिन वो इस ऑप्शन में नहीं है, तो हमें इनमें से लगाना पड़ेगा। तो सबसे ऊंची चोटी है वो है केटू गॉर्डबेन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और ये POK में स्थित है। अगर पूछा जाए कि जो भारत में अभी जो शासित राज्य, भारत द्वारा शासित राज्य, तो उनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसमें सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि हमें सिक्किम में देखने को मिलती है। इसके बाद आता है नंदा देवी का स्थान, इसके बाद आता है कहीं ना कहीं हिंदुकुश पर्वत, जो कि अफगानिस्तान में हमें देखने को मिलता है, जो कि ट्रांसमालिया का पार्ट माना जाता है। और पाकिस्तान में जो कि पर्वत है उसका नाम है सुलेमान पर्वत, हमें देखने को वहाँ पर मिलता है। तो ये थे आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 30 क्वेश्चंस थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे इस वीडियो में और सुधार हो सके। आप मुझे सजेशन दीजिए कि मुझे इस वीडियो में और क्या सुधार करना चाहिए, क्या क्या इसमें कुछ इनोवेटिव हो सकता है। आपके आइडियाज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए। दिस इज गोपाल तिवारी साइनिंग ऑफ।